Assalamu alaikum students, welcome to Arif Langar classes. So today is our third lecture on electricity. बेटा जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको समझाया हुआ था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जहाँ पर कि मैंने वो डेफिनेशन भी बताई हुई थी कि इट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो पहले मैंने चार्जेस समझाए हुए थे, फिर मैंने फ्लो ऑफ चार्जेस समझाया और फिर मैंने रेट समझाई हुई थी बेटा देन वी शिफ्टेड टू लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में मैंने यूनिट्स ऑफ द करंट बेटा एक्सप्लेन कर दिया। बेटा उसमें मैंने आपको समझा दिया हुआ था कि 1 एम्पियर ऑफ द करंट कैसे डिफाइन किया जाता है। बेटा उसी लेक्चर नंबर 2 में हमने ये बात भी की हुई थी कि डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होती है। उससे बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन करंट का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और कन्वेंशनल करंट का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। पूरी एक सर्किट एनालिसिस बेटा हमने वहां पर कर दी हुई थी। और उसी सेकंड लेक्चर के आखिर में बेटा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए थे, जिसमें से आपके ब्लू कलर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चाहे वो सीबीएसई हो एनसीईआरटी हो यानी जेके बोस हो, दोनों में वो चीज़ें फ्रेम हो जाती है वहाँ पर। वो भी हमने सारा बेटा जी वहाँ पर देखा हुआ था। अब हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 3 है, सो दैट कि वी विल देन शिफ्ट टू लेक्चर नंबर 4 जो हमारा ओम्स लॉ पर अब होने वाला है। उससे पहले एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हमारा बचता है, क्योंकि इससे पहले वो टाइम हमको नहीं मिला हुआ था। एंड दैट क्वेश्चन इज $1 million क्वेश्चन एंड विच इज द फेवरेट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। जो एग्जामिनर होता है इसका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है बेटा कि इज करंट अ स्केलर और इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है या करंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा ये एक ऐसा सवाल है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है बेटा। सो बेटा फुल कंसंट्रेशन टुवर्ड्स मी, पेन और कॉपी को आगे रखकर, दुनिया के सारे ख्यालात बाहर रखकर, सारा कंसंट्रेशन सख्त आरिफ सर की ओर। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस। तो करते हैं बेटा शुरू। तो हमारा सवाल है, इज करंट अ स्केलर क्वांटिटी और इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा अभी तो ये दूर की बात है समझना कि क्या करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उससे पहले हम ये चीज समझेंगे ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। नहीं सर, हमने तो ये ऑलरेडी समझा हुआ है क्लास 9th में, क्लास 9th के पहले चैप्टर मोशन में स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर। लेकिन बेटा मेरा जो लेक्चर होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है कि जो ऑलरेडी बेटा पढ़ा हुआ होता है। बेटा ये उनके लिए होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बेस से अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटा बिल्ड करना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताता हूं कि एक सबसे अच्छा मौका है हर एक चीज समझने का बारीकी से। तो फुल कंसंट्रेशन टुवर्ड्स मी। तो बेटा सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे बेटा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा। उसके बाद फिर हम करेंगे बात क्या करंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी है या क्या करंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा जी समझो बेटा मेरी बात। सबसे पहले बात है क्या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। देखो बेटा पूरी अच्छी तरीके से समझना। चाहिए आप अपनी एनसीईआरटी किताब ले लो, चाहिए आप एससी वर्मा ले लो, आपकी मर्जी है। चाहे कोई भी एक फॉरेन की ऑथर की किताब ले लो, उसने भी यही चीज लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सर इस मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, सर इस मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। सपोज बेटा मेरे पास एक सर्कल है। क्या है बेटा, मेरे पास एक सर्कल और मैं आपको बोल रहा हूं जो मेरे पास ये सर्कल है, ये तो पूरा यहां पर सर्कल नहीं बना, सॉरी फॉर दैट कि मेरी डायग्राम उतनी परफेक्ट नहीं है। तो अब जो मैंने यहां पर फ्री हैंडेड लिए डायग्राम बनाई इस सर्कल की, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस सर्कल का जो एरिया है सपोज इट इज 30 मीटर स्क्वायर। क्या है बेटा, 30 मीटर स्क्वायर। जब ये निकाला गया हुआ होगा तो मैं लेट कर रहा हूं कि सर्कल का जो एरिया है इट इज 30 मीटर स्क्वायर। तो बेटा यही एरिया जो सर्कल का है ये बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड है। ये बेटा क्या है, यही इसका मैग्नीट्यूड है कि एरिया कितना है, एरिया है 30 मीटर स्क्वायर, यही बेटा इसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा सर क्या इस एरिया जो मैंने इस सर्कल का निकाला क्या इसकी डायरेक्शन भी कोई है। तो बेटा कौन सी डायरेक्शन है, चाहे आप इस सर्कल यहां पर ले लो, ये तो किसी भी तरीके से डायरेक्शन पर डिपेंडेंट ही नहीं है। क्या किसी तरीके से डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है, या क्या पहले मैं इस सर्कल को पहले वहां फेंक दूंगा और वहां पर सर्कल का एरिया डिफरेंट निकलेगा। सपोज ये कोई बॉल है, इस बॉल का एरिया 30 मीटर स्क्वायर है। अब सपोज यही बॉल फॉर एग्जांपल यहां पर है,
और यहां पर मैं इसका 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 एरिया और एक बार चेक कर रहा हूं, क्या इसका एरिया इस वाली प्लेस पर डिफरेंट होगा? यानी क्या विथ चेंज इन डायरेक्शन बॉल का एरिया चेंज हो रहा है? बेटा नहीं हो रहा है। बॉल यहां पर, यही बॉल आप यहां पर ले लो, यही बॉल अमेरिका में ले लो, यही बॉल आप मेरे किसी स्टूडेंट के घर पर ले लो, उस बॉल का एरिया तो वही होगा। यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है और डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, और डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है बेटा। तो इस चीज को हम बता देते हैं कि ये जो मेरा एरिया है, दिस एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, या इनफैक्ट आई विल टेल लाइक दिस, एक स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि उसकी कोई डायरेक्शन होती है बेटा। ठीक है बेटा। लेकिन बेटा अगर मैं अब बात कर लूंगा वेक्टर क्वांटिटी की, किसकी बात कर लूंगा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी की। समझना बेटा, इस चीज को समझना अच्छी तरीके से बेटा। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा, समझना बेटा मेरी बात, एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए बेटा, इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और नहीं, जब मैंने आपको बोला कि जब आप बहुत ही बारीकी से पढ़ रहे हो, यही एससी वर्मा बोलता है, यही एनसीईआरटी आपकी बोलती है, प्लस आधे टीचर्स यहां तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं डेफिनेशन को, बट इट्स अ रॉन्ग डेफिनेशन कि सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ना। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी होता है, और जो वेक्टर लॉज को भी बेटा फॉलो कर ले। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो वेक्टर लॉज को फॉलो कर ले। सर पहले मुझे समझा दीजिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। बेटा अभी समझा दिया मैग्नीट्यूड क्या होता है। सर अब हमको समझा दीजिए डायरेक्शन क्या होती है। देखो बेटा आराम से समझा दूंगा। बेटा सपोज मेरे पास यहां पर एक ब्लॉक है, या बॉक्स ले लो, सपोज मेरे पास एक बॉक्स है। सपोज इस बॉक्स पर मैं 10 न्यूटन फोर्स बेटा अप्लाई कर रहा हूं। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन जब मैंने अप्लाई कर दिया, यानी कितना कर रहा हूं, वो चीज दर्शाता है इसका मैग्नीट्यूड। तो टिक लगाऊंगा मैं यहां पर मैग्नीट्यूड पर, हां जी फिलहाल वेक्टर क्वांटिटी पे मैग्नीट्यूड आ गया। समझो बेटा इस बात को, और एक बार बता रहा हूं। मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स। अब कितना फोर्स? सपोज मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, तो मैं बोल रहा हूं जितना मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया कितना, वो इसका मैग्नीट्यूड है। दूसरा चीज, अब सवाल पैदा हो जाता है, इस बॉक्स को अगर मैं अब इस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो किस डायरेक्शन में कर रहा हूं। यानी अगर मैं फोर्स कर रहा हूं यहां से अप्लाई, तो बॉक्स फॉर एग्जांपल पहुंचेगा यहां तक। लेकिन अगर मैं इसी बॉक्स को उल्टी दिशा में डायरेक्शन, उल्टी दिशा में फोर्स अप्लाई कर लूंगा, तो ये बॉक्स पहुंचेगा यहां तक। तो बेटा क्या यहां पर ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है? क्या है कि नहीं? एक तो मैग्नीट्यूड है ही, और किस डायरेक्शन में है उस पर भी तो अप्लाई करता है, उस पर भी तो ये डिपेंड करता है। तो इस चीज का मतलब ये चीज है, यहां पर डायरेक्शन भी हमारे पास जरूरी है। अब तीसरा चीज हमारे पास आ जाता है वेक्टर लॉज, और वो वेक्टर लॉज क्या होते हैं वो भी बेटा मैं भी समझा दूंगा आपको। तो अभी तक बेटा आपने ये चीज समझा कि स्केलर क्वांटिटी इज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी इज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसका डायरेक्शन भी हो। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर लॉज को भी वो फॉलो करनी चाहिए। सर ये वेक्टर लॉज क्या होता है वो भी बेटा अभी आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। शाबाश। नाउ लेट मी इरेज दिस, और अब हम बेटा बात कर लेंगे यहां पर वेक्टर लॉज, यानी करंट ही में भी आपको अब समझाऊंगा ये वेक्टर लॉज क्या होते हैं। समझना बेटा। सपोज नाउ लेट मी, और मेरा कॉन्सेप्ट याद रख लेना, समझाना है मुझे वेक्टर लॉज, और वहीं से मैं समझाऊंगा कि क्या करंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझो बेटा। सपोज लेट मी ड्रॉ सर्किट। सपोज मैं एक सर्किट बना देता हूं। सपोज इज अ सर्किट। अब जो ही मैंने अपने की को ऑन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे अब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। करेंगे बेटा कि नहीं? शाबाश। तो हम बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर लेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक, तो जो करंट तब वहां पर प्रोड्यूस हो जाती है, दैट करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन करंट।
इस करंट को हम बेटा नाम देते हैं एज इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन मैंने आपको ये बात बता दी थी कि फिजिक्स जो है वो नहीं इलेक्ट्रॉन करंट को कंसिडर करता है, वरना असली करंट तो इलेक्ट्रॉन करंट ही है, बट आपकी फिजिक्स कंसिडर करती है कन्वेंशनल करंट। सर क्यों, और वो होती क्या है वो भी मैंने इससे पहले समझा दिया। यानी वो कन्वेंशनल करंट इज द करंट विच इज इन डायरेक्शन हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। क्योंकि ये हम ऑनर देते हैं उन पिछले वाले साइंटिस्ट को जिनने इलेक्ट्रिक करंट पर, तब इलेक्ट्रिसिटी पर के फील्ड पर बहुत अच्छा काम किया हुआ था बेटा। ठीक है, तो इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन करंट यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। और सर हमको कौन सी कंसिडर करनी है सर जब न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे? बेटा आपको यही कन्वेंशनल करंट तब कंसिडर करनी है, न कि आपको इलेक्ट्रॉन करंट कंसिडर करनी है। ठीक है बेटा, यहां तक तो बेटा अभी केक वॉक है, बहुत ही आसान है, हलवा है, यहां तक समझो बेटा। अब आगे, अब सपोज मैं आपको बोलता हूं कि जो ये इलेक्ट्रॉन करंट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा I1 से। किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा? इसको मैं I1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और बेटा ये जो मेरी कन्वेंशनल करंट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा I2 से। किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा? I2 से। अब मैं आपको बता रहा हूं ये जो कन्वेंशनल करंट ये I2 है, यानी जो ऐसे फ्लो कर रही है इस वाले डायरेक्शन में, ये I2 कन्वेंशनल करंट, सपोज इट इज 5 मिली एम्पियर्स। कितनी करंट है ये? सपोज दिस इज 5 मिली एम्पियर्स। और समझना, मैं बता रहा हूं कन्वेंशनल करंट आपकी 5 मिली एम्पियर्स है, यानी जब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की हुई होगी वहां से निकली हुई होगी एमीमीटर के मदद से कि वो 5 मिली एम्पियर्स है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा जरा मुझे कैलकुलेट करके दे दो इलेक्ट्रॉन करंट। आप बोलोगे सर ये तो सिंपल सी एक बात है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अगर इसी डायरेक्शन को हम उल्टा कर ले, अगर इसी डायरेक्शन को हम उल्टा करें सर वहां से तो हमको इलेक्ट्रॉन करंट मिलेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सर तो दोनों का सेम ही रहेगा। एक्सीलेंट बेटा, यानी कन्वेंशनल करंट तो आपके पास 5 मिली एम्पियर है, यानी इस चीज का मतलब है I2 जो आपके पास है वो तो 5 मिली एम्पियर है। लेकिन अगर मैं इस I2 पर नेगेटिव साइन लगा दूं, नेगेटिव साइन लगा दूं, नेगेटिव साइन, यानी इसकी नेगेटिव से क्या हो जाएगा, इसकी जो दिशा है वो उल्टी हो जाएगी, यानी वो हो जाएगा फिर -5 मिली एम्पियर हो जाए, उल्टी हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर आपने जो यहां पर ये माइनस लगा दिया, इस माइनस तो यहां पर आया समझ के, माइनस जो I2 आपने लगा दिया, इस I2 का मतलब यहां पर तो उल्टा है। लेकिन बेटा जब ये उल्टा है वहां पर बेसिकली निकलने वाला क्या है, वहां पर आपका बेसिकली I1 निकलने वाला है, वहां पर बेसिकली आपका I1 निकलने वाला है। क्योंकि जब आपने, क्योंकि जो देखो बेटा, आप अगर इलेक्ट्रॉन करंट की बात कर लो या कन्वेंशनल करंट की बात कर लो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन दिशा इन दोनों की सिर्फ अलग अलग है और बाकी कुछ भी नहीं है। यानी इस चीज का मतलब बेसिकली यहां पर ये चीज है, जो आपकी I1 है, जो आपकी I1 है वो है बराबर -I2, वो कितना, यानी I1 आपकी -5 मिली एम्पियर है बेटा। तो इसका मतलब पहले समझो क्या मैं क्या समझाना चाहता हूं। आपकी जो I2 करंट है वो तो 5 मिली एम्पियर्स है, लेकिन जो अगर मैं इसी करंट की दिशा चेंज कर लूं, यानी मैंने इसको -I2 लगा दिया, वहां से मुझे I1 निकलेगा। I1 तो ये वाली करंट है, जब दिशा चेंज हो गई यानी करंट वापस कैसे जाएगी, वो ऐसे चली जाएगी, यानी -I2 वो तो I1 है, I1 को मैंने अपनी जगह रख लिया इज इक्वल टू, इस जो है यहां पर ये -I2 था, माइनस को भी ऐसे ही रख लिया, लेकिन I2 के बदले 5 लिख लिया, क्योंकि I2 है ना 5 मिली एम्पियर। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, ये भी 5 है। जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आप लिया कर लोगे, तो वो भी तो 5 ही है, तो मैग्नीट्यूड है। अच्छा सर क्या डायरेक्शन है? हाँ डायरेक्शन भी है। देखो इससे पहले करंट की डायरेक्शन थी ऐसे, और इससे अब जब मैंने इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया तो डायरेक्शन हो गई ऐसे। तो बेटा क्या मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर मैं अपनी डिफिनेशन को यही बता दूं कि करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, करंट आपकी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो बट दिस इज 100% रॉन्ग, ये तो प्योरली रॉन्ग है। क्यों?
क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली आपकी करंट जो है वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है। सर वो क्या होता है वो मैं समझा दूंगा। फिलहाल अभी तक मैंने आपको यहां तक ये चीज समझा दिया, आपकी करंट जो होती है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ये देखो मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, यानी इसके पास दिशा भी है। यानी पहले करंट की दिशा थी ऐसे और उसको उल्टा करके माइनस करके करंट की दिशा हो गई ऐसे, यानी डायरेक्शन भी है। अब सवाल पैदा हो जाता है कि क्या ये वेक्टर लॉज को फॉलो करेगा या नहीं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम समझेंगे बेटा क्या ये वेक्टर लॉज को फॉलो करता है या नहीं। अब समझो यहां पर 3 जस्टिफिकेशंस आपको दूंगा बेटा, 3 जस्टिफिकेशंस आपको दूंगा, समझना अच्छी तरीके से। हमारा वेक्टर लॉ जो बोलता है, इनफैक्ट जब मैं यहां पर वेक्टर लॉ ऑफ द एडिशन की बात कर लूंगा, वो हमको ये बात बोलता है, सपोज यहां पर एक आर्म है, सपोज ये दूसरी आर्म है, जिस आर्म पर सपोज ये मिल रहे हैं, इसको दोनों आर्म जहां पर मिलते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा जंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। और डायरेक्शन भी मैंने दिखा दी, सपोज ये इस आर्म की डायरेक्शन ऐसे है, इस आर्म की डायरेक्शन ऐसे है बेटा कि नहीं? सपोज मैं आपको बोलता हूं कि यहां से 5 एम्पियर करंट आ गई। कितनी आ गई? 5 एम्पियर करंट। और सपोज यहां से 4 एम्पियर करंट आ गई। यानी समझो बेटा, इस पॉइंट की ओर जहां पर दो आर्म्स मिल रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। यहां से 5 एम्पियर करंट आ रही है, यहां से 4 एम्पियर करंट आ रही है। देखो पहले मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी मैग्नीट्यूड 5 है, मैग्नीट्यूड 4 है, यानी कितना है, और डायरेक्शन दर्शाया है मैंने डायग्राम में, ये इसकी डायरेक्शन यहां से है, इसकी डायरेक्शन यहां से है बेटा। अब वेक्टर लॉ ऑफ द एडिशन कहता है जो आपकी नेट करंट यहां से निकलेगी, जो आपकी, इसको मैं लिखूंगा यहां पर, जो आपकी नेट करंट यहां से निकलेगी वो निकलनी चाहिए थी 5 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर, 5 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर, एंड दैट इज 1 एम्पियर। यानी यहां से आपको निकलनी चाहिए थी ओनली 1 एम्पियर ऑफ द करंट। ये आपको बोलता है वेक्टर लॉ ऑफ द एडिशन। लेकिन यहां से 1 एम्पियर करंट निकलती ही नहीं है। यहां से जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो यहां से देखा गया, यहां से 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर करंट निकली, 5 6 7 8 9, यहां से आपको 9 एम्पियर करंट निकली। इस चीज का मतलब है इसने वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं किया, वेक्टर लॉ के बदले इसने स्केलर लॉ को फॉलो किया। तो यहां से मैं बोलूंगा current is not a vector quantity because it does not follow vector law of addition. Yes, it has magnitude, but that is not sufficient. It has direction, but that is not sufficient. But it is not following the vector law of the addition. It is following the scalar law of the addition, and hence I will tell that the current is a scalar quantity. जो आपकी करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये तो होगी एक जस्टिफिकेशन। ठीक है बेटा, और एक बार रिपीट करूंगा, या इस जंक्शन की ओर यहां से 5 एम्पियर करंट आ रही है, यहां से 4 एम्पियर करंट आ रही है, यानी रिजल्टेंट करंट जो आपको निकल रही है दैट इज 5 एम्पियर माइनस, वो तो होनी चाहिए थी एज पर द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, 5 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर यानी 1 एम्पियर। बट एक्सपेरिमेंटली ये चीज नहीं देखा गया। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि नेट करंट जो निकल रही है दैट इज 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, एंड दैट इज द 9 एम्पियर। सो इट्स फॉलोइंग स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, इट्स नॉट फॉलोइंग द वेक्टर लॉ ऑफ द एडिशन। एक चीज तो ये, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ होगा। नाउ सेकंड जस्टिफिकेशन, बेटा जब हम वेक्टर्स में एक लॉ पढ़ते हैं कॉल्ड एज ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ते हैं बेटा? ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझो बेटा, सपोज यहां पर कोई पॉइंट ए है, सपोज यहां पर कोई पॉइंट बी है, और सपोज यहां पर कोई पॉइंट सी है बेटा। ठीक है बेटा, बेटा सपोज पहले हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, फिर हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, और फिर हम वापस यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको बोलूं सपोज कोई बॉडी है, पहले वो जा रही है ए से लेकर बी तक, फिर वो जा रही है बी से लेकर सी तक, और फिर वो जा रही है सी से लेकर ए तक, मुझे बता दो बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। आप बोलोगे सर आपकी जो बॉडी है इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर दी है 0।
क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट कर दिया बॉडी उसी पॉइंट पर वापस पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगी दैट इज 0। लेकिन अगर आप करंट की बात कर लोगे, सपोज अगर यहाँ से 2 एम्पियर्स करंट आ रही है, सपोज जब वो आ रही है और वापस जब वो यहाँ पर पहुंच रही है, आपकी करंट होनी चाहिए थी 0, लेकिन वो 0 नहीं है, वो कोई ना कोई वैल्यू दिखा रही है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा रही है, वो 0 नहीं है डिस्प्लेसमेंट की तरह। योर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहां पर जो करंट है, जब करंट यहां से जा रही है और वापस इसी ए पॉइंट पर ही पहुंच रही है, तो करंट 0 दिख रही नहीं है वहां पर। सो यहां से भी आप बता सकते हो इट्स नॉट फॉलोइंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द एडिशन। तो करंट जो आपकी है इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये थी जस्टिफिकेशन नंबर 2। अब इससे भी, इन दोनों जस्टिफिकेशन से भी एक आसान जस्टिफिकेशन आप बोलूंगा आपको बेटा। देखो क्या है, फ्रॉम द ओहम्स लॉ यू नो दैट V इज इक्वल टू IR, है कि नहीं बेटा। अगर मैं यहां से करंट निकालूंगा तो वो तो निकलेगी बराबर V अपॉन R, है कि नहीं बेटा। अगर हम अपने वोल्टेज की बात कर लेंगे, योर वोल्टेज इज स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं। समझाऊंगा आगे भी कैसे जब हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट उठाएंगे। सो योर वोल्टेज इज स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बेटा रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे कि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये भी समझा दूंगा आगे कैसे रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो फ्रॉम ओहम्स लॉ V और ओहम्स लॉ भी पहले मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैंने समझाया हुआ नहीं है आपको, बट मैं आपको बोल रहा हूं फ्रॉम ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ये समझाऊंगा आगे। सो यहां से हम निकालेंगे कि I जो है वो बराबर है V अपॉन R। आपकी V जो है वो भी वोल्टेज भी स्केलर क्वांटिटी है और आपकी रेजिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटी को जब डिवाइड करेंगे स्केलर क्वांटिटी से, वहां से एक स्केलर क्वांटिटी आंसर निकलेगा और वो आपकी करंट है। सो योर करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो सारी गुफ्तगू थी ये हमको रिलेटेड थी कि इस करंट अ स्केलर क्वांटिटी और इस करंट अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा जी। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन रहा हुआ होगा, यू कैन कॉल और मैसेज में डायरेक्टली, कोई भी इशू नहीं है। तो हमारा जो 4th लेक्चर होगा वो होगा रिलेटेड टू ओहम्स लॉ इंशाल्लाह। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।